हेलो दोस्तों, देर से बनो मगर ज़रूर कुछ बनो। देर से बनो पर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। ठीक, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं उस्मा इंजन की बात करेंगे अपन। ये अपनी क्लास चल रही है राजस्थान लैब असिस्टेंट की, और अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था उष्मा गतिकी। और उष्मा गतिकी के अंदर हमने उष्मा गति का जो द्वितीय जो नियम है, सेकंड जो लॉ है, वो हमने पीछे वाले क्लास में कवर किया था। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं उष्मा इंजन की बात करेंगे, कार्नोट इंजन की बात करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से पीछे भी क्वेश्चन आया है, 2016 में भी आया है, 2018 में भी आया है, और कैसा क्वेश्चन आया है वो भी मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पहले कंसेप्ट को समझते हैं, क्या क्या इसके अंदर होता है, और इसका जो फॉर्मूला जो बनता है उसकी अपन बात करते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उष्मा इंजन, हीट इंजन की अपन बात करेंगे। यहाँ पे उष्मा इंजन की अपन यहाँ बात करेंगे, हीट जो इंजन है उसकी अपन बात करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं, छोटा लेक्चर है, समझो पूरा, लास्ट तक देखो ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर कुछ कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो। इस उष्मा इंजन की अगर बात करते हैं तो अपन कह सकते हैं कि ये करता क्या है, ये उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है भैया, जो आपकी उष्मीय ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है। ये ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल, जो आपकी ट्रेन होती है, जो पहले हुआ करती ट्रेन, आजकल भी कई मिल जाती है गाँवों के अंदर, बाकी की लाइटों में ज़्यादा चलने लगी है। तो पहले जो कोयला की जो इंजन हुआ करती थी, जो आपकी ट्रेन हुआ करती थी, उस ट्रेन का जो इंजन हुआ करता था उसके अंदर कोयले डाले जाते थे, और कोयले से बनती हीट, और हीट बनती तो फिर वो हीट किस में कन्वर्ट होती है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा मतलब ट्रेन चल रही है तो वो यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, वो हीट में कन्वर्ट होता है, हीट क्या करती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, वो ही आपका उष्मा इंजन है। ठीक है, अपन बात करते हैं इसमें आगे। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं जो अपने को देखना समझने हैं। पहला, जैसे एक तो होता है स्रोत, एक आपका होता है सिंक, और एक अपन इसमें बात करेंगे उष्मा इंजन की दक्षता की, जो इफिशिएंसी है उसके अपन बात करेंगे। ये सिंक है और ये आपका सोर्स है। ठीक है, इनके अपन मुख्य तरीके से यहाँ बात करते हैं। ठीक है, इंजन कुछ इस प्रकार का होता है, डायग्राम बना लेते हैं, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। ये तो आपका स्रोत, ठीक है, और ये है आपका सिंक। जो गाड़ी का पीछे जो साइलेंसर होता है, जो जहाँ से धुआं निकलता है, ये वही है, सिंक मान लो। ठीक है, और गाड़ी दौड़ रही है, मतलब कितना वो कार्य कर रही है, इधर आपका कार्य है। इधर से हम क्या करेंगे, इससे हीट लेंगे, जो स्रोत है इसे क्या लेंगे, हीट लेंगे, जिसको Q1 से लिख रहा हूँ। कुछ जो हमने हीट ली वो कुछ कार्य में बदल जाएगी, और कुछ किसको मिल जाएगी, आपके इसको जो आपका सिंक है इसको मिल जाएगी, जिसे Q2 मिल गया मान लो। ठीक है, ये अपने को यहाँ समझना है। अच्छा, स्रोत जो होता है ये क्या है, आपका अनंत उष्मीय धारिता का भंडार है। ये क्या है, अनंत उष्मीय धारिता का भंडार। खूब सारी इसके पास क्या है, हीट है। अच्छा, इसको रखा जाता है उच्च ताप पर। स्रोत जो होता है उसको रखा जाता है उच्च ताप पर रखा जाता है। ये आपका सिंक है, जिसको रखा जाता है निम्न ताप पर, इसको रखा जाता है निम्न ताप पर। इसका ताप अपन T1 लेंगे, और इसका ताप अपन कितना लेंगे, T2 लेंगे। ध्यान रखना है भाई, ये T1 क्वेश्चन जो बन रहा है वो यही है, स्रोत T1, सिंक T2। एग्जाम में लिखा होगा कि सिंक का ताप इतना है, स्रोत का ताप T1 है जो भी देगा आपको, और सिंक का ताप T2 जो भी आपको दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसको रखा जाता है उच्च पे, इसको निम्न पे। कई बार क्वेश्चन जैसे बनता है न्यूमेरिकल, अभी ना बात करेंगे आगे। मान लो वहाँ ऐसे लिख दे 20 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब कौन सा सिंक का कौन सा स्रोत है थोड़ा समझना है। तो 120 डिग्री सेल्सियस मतलब ये आपका स्रोत है,
20 मतलब ये आपका सिंक है, थोड़ा वहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना कि कौन सा सिंक है कौन सा स्रोत वाला है, कई बार कन्फ्यूजिंग कर देता है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसको रखा जाता है मतलब उस ताप पे, इसको निम्न ताप पे। ये अनंत ऊष्मीयधारिता भंडार है, ये भी अनंत ऊष्मीयधारिता का भंडार है। इससे कितना भी अपन ऊष्मा ले ले, इसके ताप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको कितना भी ताप दे दे, इसके भी ऊष्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बेसिक सी बातें हैं। सिंक की बात भी अब हो गई, किस पे होता है, निम्न ताप पे होता है, उच्च ताप पे होता है। ये भी अनंत ऊष्मीयधारिता भंडार है, ये भी अनंत ऊष्मीयधारिता भंडार है। फिर बात करते हैं दक्षता की। दक्षता वाला जो फॉर्मूला वो इंपॉर्टेंट है, जो दक्षता का जो फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वहीं से आना है। अच्छा जी, ऊष्मा इंजन की बात करते हैं। जैसे जो इंजन होते हैं, पेट्रोल इंजन भी होता है, डीजल इंजन भी होता है। तो ये माना ये है कि जो आपका डीजल इंजन है उसकी जो दक्षता होती है, उसकी जो इफिशिएंसी, दक्षता का मतलब क्या हुआ कि कितना कार्य में बदल पा रही है, जो हम यहाँ से ऊष्मा ले रहे हैं वो कितने कार्य में बदल पा रही है, वो होती है आपकी दक्षता। वो आपकी क्या होती है, दक्षता होती है, ठीक है। तो दक्षता जैसे पेट्रोल इंजन होता है, एक डीजल इंजन होता है, तो डीजल इंजन की ज़्यादा होती है और पेट्रोल की कम होती है, लगभग 40, और डीजल की मान ली 52, 50, इसके प्रकार, मतलब लगभग 10, 12, 13 का डिफरेंस होता है। डीजल की गाड़ी का, डीजल की जो गाड़ी होती है वो ज़्यादा एवरेज देती है समझो, पेट्रोल की गाड़ी कम देती है। ऐसा ही होता है ना, आप लोग जानते हो, बस वो ही दक्षता है। तो दक्षता का जो फॉर्मूला बनेगा वो अपने को यहाँ समझना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो यहाँ आ जाएगा, शायद बोर्ड पूरा कवर हो रहा है। दक्षता का जो दक्षता है इसको करते हैं ईटा से। किसे करते हैं, ईटा से। दक्षता इक्वल किया गया कार्य, किया गया कार्य बटा ली गई उष्मा। किससे ली गई उष्मा, कितनी उष्मा यहां से ली, वो उष्मा है। कई बार ऐसे भी कहता है कि इस इंजन को कितनी उष्मा दी, बात तो वही है। इसको उष्मा कौन दे रहा है, ये दे रहा है कितनी, Q1 दे रहा है, या इससे कितनी ली, एक बार ली गई उष्मा या दी गई उष्मा। आपको ध्यान रखना, किया गया कार्य अपॉन ली गई उष्मा। ये फॉर्मूला गड़बड़ कर दोगे तो पूरा खेल खराब हो जाएगा। तो यहाँ से इट्टा जो आ जाएगा वो आ जाएगा कार्य अपॉन, तो कितना कार्य हो रहा है यहाँ पर, W अपॉन कितनी उष्मा ली है, Q1। ये यहाँ एक बेसिक सा फॉर्मूला बन गया, इट्टा इक्वल W अपॉन Q1। अब W को क्या लिखा जा सकता है वो भी अपन समझते हैं। देखो ध्यान से, इधर से Q1 उष्मा ली, कितनी उष्मा ली, Q1 उष्मा ली, वो कुछ तो कार्य में बदल गई, कुछ तो किसी में बदल गई, कार्य में, और कुछ बच गई जो धुएं के रूप में निकल रहा है वो Q2 है। तो दोनों का जो योग है वो ही तो Q1 है। अरे नॉर्मल तरीके समझो, इधर से कितनी उष्मा ली, Q1 ली, कुछ कार्य में और कुछ सिंक को मिल गई, तो Q1 बराबर आ गया W प्लस का Q2। तो यहाँ से W बराबर लिखा जा सकता है Q1 माइनस का Q2, Q1 माइनस का Q2। इसको यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में, तो यह आ जाएगा Q1 माइनस का Q2 अपॉन Q1। ये फॉर्मूला बन गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। इस Q1 को दोनों के साथ क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा Q1 बट्टा Q1 माइनस का Q2 बट्टा Q1। इधर आपका कौन है, W अपॉन Q1, और किसके बराबर है, इट्टा के बराबर। ये फॉर्मूला बन रहा है, बनना नहीं बन रहा है। अब Q1 अपॉन Q1 का मान हो गया 1, तो यहाँ तो बन जाएगा 1। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया जो इम्पोर्टेंट है। इट्टा इक्वल मैं यहाँ लिख देता हूँ W अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1। ये आपके पास उष्मा इंजन की दक्षता का फॉर्मूला आ गया जो इम्पोर्टेंट है भाई, जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अपन देख सकते हैं यहाँ Q1 T1, Q2 T2, मतलब Q1 बटा Q2 बराबर T2 अपॉन T1 भी अपन लिख सकते हैं। ऐसा अपन मान ले Q1 अपॉन Q2 बराबर T1 अपॉन T2, मतलब इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पास Q2 अपॉन Q1 है, तो ये फॉर्मूला ऐसे बन सकता है, इट्टा इक्वल W अपॉन Q1 इक्वल 1 माइनस का T2 अपॉन T1। टेम्परेचर के अंदर ये फॉर्मूला आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट है भाई, टेम्परेचर के अंदर ये फॉर्मूला आ जाएगा जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से आया है। इट्टा इक्वल W अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस का T2 अपॉन T1। समझ गए बात को? ये पिन पूरी लगी हुई है क्या, शायद पूरी लगी हुई, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके सामने आ गया फॉर्मूला। अब इसी पे क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन जो आया वो इसी पे आया है। क्या है, इट्टा इक्वल W अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस का T2 अपॉन T1। T1 क्या है, स्रोत का ताप, T2 क्या है, सिंक का ताप, W क्या है, किया गया कार्य, और Q1 क्या है, जो ली गई, जो इंजन से जो उष्मा ली गई, सॉरी
स्रोत से जो ली गई ऊष्मा या इंजन को दी गई ऊष्मा अपन कह सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहाँ एक दो पॉइंट जो बनते हैं इंपॉर्टेंट वो समझो। तो यहाँ जो दक्षता आपको दिख रही है ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड कर रही है T1 और T2 पर। T1 T2 कौन है? सिंक व स्रोत का ताप है। तो ध्यान रखना जो दक्षता है वो सिंक व स्रोत के ताप पे निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वरना क्वेश्चन गलत होगा इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ T1 और T2 जो आपके सामने ताप हैं इनको केल्विन में रखना। किस में रखना है? इनको केल्विन में रखना है। अगर आप इनको केल्विन नहीं रखोगे तो आंसर गलत। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए? इनको केल्विन में रखना है। संबंध होता है आपको डिग्री सेल्सियस में देगा, आपको किस में बदलना है? केल्विन में। तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, उसमें 273 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे भाई। किस में मिलेगा? डिग्री सेल्सियस में। उसको केल्विन में बदलना है तो प्लस 273 ऐड कर दो। जैसे मैंने लिखा 20 डिग्री सेल्सियस, मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में बदलना है। समझ गए क्या? मेरे पास कितना है? 20 27 कर लो, इसको थोड़ा आसान हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ 27। कितना भाई मेरे पास? मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, पर इस 27 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में। तो क्या करेंगे? के बराबर, मतलब जो आपके पास में 27 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें आप 273 ऐड कर दो। कितना ऐड कर दो? 273 ऐड कर दो। इनको जोड़ लो, जोड़ोगे तो आपके पास वो क्या है? केल्विन में वैल्यू है। इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 7 3 10 शून्य सफाई 1 7 8 9 1 10 की शून्य सफाई 1 2 1 3 300 केल्विन। मतलब आपके पास जो 27 डिग्री सेल्सियस है, जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में 27 की है वही वैल्यू केल्विन में किसकी है? 300 की है। मतलब दोनों आपस में बराबर हो गई, मतलब हो गया। समझ गए ना बात को? 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो 300 केल्विन का लाएगा। तो आपको जोड़ना है, ऐड करना है। अच्छा, अगर केल्विन को वापस डिग्री सेल्सियस में करना है तो 273 माइनस कर दो। पहला फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दो, प्लस के 273 कर दो। अगर आपको उसको डिग्री सेल्सियस में करना है तो माइनस के 273 उसमें कर दो, वापस किससे बदल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। दो बात बताई मैंने। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिंक व स्रोत के ताप पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट बात, किस में बदलना है? केल्विन में बदलना, वरना खेल पूरा खराब। और ये जो फॉर्मूला को दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन और बात कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन बता देंगे अभी आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। फिर अपन इसमें और बात करते हैं आगे। डस्टर नहीं है, लिख लिया गया इसको? देख लो एक बार इसको, डस्टर किधर गया? लेके आता हूँ एक बार में। देखो, ये इंजन की बात थी, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना आपको। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा अपन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या आया था वो भी मैं आपको बता दूंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे भैया अपन, है ना। देखो, अब यहाँ एक छोटी सी बात करते हैं अपन, कार्नो इंजन। कार्नो इंजन या इसको कहते हैं उत्क्रमणीय इंजन। कार्नो इंजन या उत्क्रमणीय इंजन। देखो, कार्नो इंजन या उत्क्रमणीय इंजन, मैं सोच रहा हूं कि लाइव क्लास ली जाए। अब जो बच्चे हैं, देखो व्यू बहुत कम आ रहे हैं। 2018 से मैंने ये चैनल बना रखा है, आज का नहीं, 2018 का है, 2018 में पढ़ाया है, लेकिन बस कंटिन्यू क्लास नहीं रख पाए। 19 के अंदर भी लाइव क्लास ली थी, उस टाइम कंटिन्यू बनाई थी। 40-40 बच्चे, 30-30 बच्चे, 20-20 बच्चे लाइव आते थे, तो वो माहौल अच्छा था। और उसके बाद लॉकडाउन आने से फिर लोगों ने तो खूब काम किया यूट्यूब पे, लेकिन हमने यूट्यूब पे काम फिर नहीं किया। और फिर 21 में हमने फिर इस पर कोशिश की, स्टार्टअप किया। और अब जैसे हम 11 स्टैंडर्ड वाला सिलेबस करवा रहे हैं, और अपन सेकंड ग्रेड वाला भी कर सकते हैं पूरा, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो बच्चे देख रहे हैं, देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं
तो वो बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपन लाइव क्लास लेने की कोशिश करें। तो फिर भाई बच्चे अगर पढ़ना चाहें तो लाइव क्लास का तो फिर क्या वो कंटिन्यू चलेगी। जैसे अब तो कभी आप वीडियो कभी अपलोड करते हैं कभी नहीं करते, थोड़ा सा ये समस्या है। और लाइव के अंदर क्या है कि अपना टाइम फिक्स रहेगा, 7 बच्चे क्लास में मिलेंगे। भाई आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो तो ये तो होता है ना क्लास में बैठे हैं, तो आप लोग कमेंट करना लाइव क्लास अगर अपने को लेनी हो तो अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे। समझ रहे हो बात को? रटना नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है, इन्जॉय करना है, ये इन्जॉय करने वाला है। यहाँ रटना नहीं है कि कोई भी जैसे जीके का कोई क्वेश्चन 1963 में ये ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था, ये समझने वाला सब्जेक्ट है, इसको इन्जॉय करने वाला सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। अब जीके तो जीके के अंदर तो भाई कहानियाँ होती है, वो तो इंटरेस्ट बनता अपना पैदा होता है, कहानियाँ सुन रहे मज़ा आ रहा है तो ना, ये भी तो इंटरेस्टिंग है। दुनिया के अंदर कैसे क्या हो रहा है, पंखा कैसे चल रहा है, कूलर कैसे चल रहा है, पृथ्वी क्यों घूम रही है। अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये तो है सब कुछ इसके अंदर। पृथ्वी और जो चंद्रमा है, जो सूर्य है, ये टकरा क्यों नहीं रहे, चक्कर क्यों लगा रहे हैं, ये सब कुछ फिजिक्स के अंदर है। साइकिल का जैसे अपन कोई गोलाई मोड़ है उसमें उसको घुमाते हैं तो कितने एंगल पे घुमाना चाहिए, टायर फिसल जाएगा, फिसलेगी या नहीं फिसलेगी, गाड़ी कब पलट सकती है, कोई सर्कुलर मोड में घूम रही है तो कब पलट सकती है गाड़ी, ब्रेक यहाँ लगाएंगे तो कहाँ जाके रुकेगी, ये सब फिजिक्स के अंदर है जो आप दैनिक जीवन के अंदर देखते हो। इसलिए आसान बता रहा हूँ, आसान है। बिजली जैसे पंखा चल रहा है, वायर जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है, धाराज कितनी जा रही है, क्या हो रहा है, क्या है, सब फंडा है, समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब रटना नहीं है, समझना है। कार्नो इंजन, ये इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय इंजन। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपका आदर्श जो उष्मीय इंजन है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ कंपटीशन के हिसाब से, आदर्श उष्मीय इंजन, जो आदर्श उष्मीय जो इंजन है उसको क्या कहते हैं, कार्नो इंजन या उत्क्रमणीय इंजन कहते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, इसलिए उत्क्रमणीय नाम आ गया इसका। साइक्लिक प्रोसेस मतलब चक्रीय प्रक्रम उसमें आता है, इसलिए उत्क्रमणीय इंजन इसको अपन कह सकते हैं। आदर्श उष्मीय इंजन मतलब जो हमने उष्मीय इंजन पढ़ा है उसमें जो कमी रही है वो सारी कमी को दूर करते हुए और क्या बनाया गया, कार्नो इंजन बनाया गया। कार्नो साइंटिस्ट ना, उसने कार्नो इसके नाम से रख दिया कार्नो इंजन। इसने उष्मीय इंजन के अंदर जो भी कमियां थी सारी दूर कर दी और एक आदर्श इंजन बना दिया, तो मतलब उसको नाम दिया कार्नो इंजन। तो इसमें आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, इसमें ये याद रखना कि इसकी जो दक्षता जो है, तो दक्षता का जो फॉर्मूला है इट्टा, वो याद रखना है 1 माइनस का T2/T1। अच्छा, इसको ऐसे लिखा था ना पीछे हमने, इट्टा इक्वल W/Q1 बराबर 1 माइनस का T2/T1। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। इसकी जो दक्षता का जो फॉर्मूला वो ये है, बस ये न्यूमेरिकल यहाँ से आता है। लगभग कंपटीशन के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एयरफोर्स नेवी से देख लो, और भी कंपटीशन एग्जाम देख लो, लेव स्टैंड देख लो, तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। और न्यूमेरिकल आता बड़ा आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो ये फॉर्मूला को ध्यान रखना है। कार्नो इंजन का मतलब उत्क्रमणीय इंजन भी नाम दे सकता है, ये भी दे सकता है, एक आदर्श उष्मीय इंजन कहते तो भी एक ही बात है। जो कमियाँ वहाँ थी वो इसमें नहीं होनी चाहिए। अब एक आदर्श उष्मीय इंजन के लिए कंडीशन क्या हो सकती है वो आप समझो। भाई मैंने क्या बोला था, मैंने ये कहा था कि मैंने ये कहा था कि ये आपका स्रोत है T1, इससे हमने क्या ली, इससे हमने Q1 उष्मा ली, और ये Q1 उष्मा अगर पूरी कार्य में बदल जाए, इसका मतलब ये नीचे जो आपका T2 है, जो आपका सिंक है, तो सिंक को कितनी उष्मा मिल रही थी, पहले मिल रही थी Q2, इधर से Q1 ली। अब ये Q1 पूरी कार्य में बदल गई, तो इसको तो Q2 तो उस मिली ही नहीं, तो पूरा का पूरा कार्य में बदल दे, वही तो आदर्श है। उष्मा का लॉस ही नहीं हो, आपने जितना पेट्रोल डलवाया उसकी हीट बनी, गाड़ी उतनी चल रही है, तो फिर तो मजे हो गए। अब आपकी जो दक्षता कितनी होती है गाड़ी की, लगभग पेट्रोल गाड़ी की 40% के समथिंग होती है, डीजल की लगभग 50 के समथिंग होती है। कहने का मतलब जितनी उष्मा ले रहा है उतनी कार्य बदल दे, तब वो आदर्श उष्मीय इंजन हो गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल अगर अपन देखें प्रैक्टिकली तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मैं कह दूं एक आदर्श उष्मीय इंजन के लिए तो अपन कह देंगे इधर से Q1 उष्मा ली, पूरी कार्य बदल गई, Q2 का मान कितना है 0। तो एक आदर्श उष्मीय इंजन के लिए अपन कह देंगे Q2 का मान कितना आ जाएगा 0। इसको हीट मेरे धुएं के रूप में कुछ निकला ही नहीं, Q2 का मान 0। अब Q2 का मान 0 करोगे तो क्या बनेगा, Q2 या T2,
तो यहाँ से तो फॉर्मूला हमने पीछे लिखा था वो ले लो, इट्टा इक्वल 1 माइनस का Q2 अपॉन Q1 ऐसा लिख सकता हूँ इसको। तो इसका मान कर दिया 0, तो 0 में किसी राशि का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, मतलब दक्षता कितनी आ गई 1 आ गई, मतलब 100%, जो क्या है असंभव, जो क्या है इट्टा का मान आ गया 1 मतलब 100%, जो क्या है असंभव है। मतलब इट्टा की जो वैल्यू है वो लेस देन 1, हमेशा 1 से कम होगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा वो अपन देख ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब फटाफट आपको तो पीछे जो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और पीछे जो न्यूमेरिकल यहाँ से बना है वो अपन फटाफट सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल पीछे जो आए हुए हैं वो अपन देख लेते हैं फटाफट। देखो ये देखो पेपर लेता हूँ मैं, ये 2018 पेपर है और 18 में कैसे क्वेश्चन आया फटाफट देखते हैं अपन। जो एग्ज़ाम में आया वही करवा रहा हूँ और बाकी प्रैक्टिस भी अपन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे जो पेपर में जो आया हुआ है वही क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ शुरुआत में ही था ना। हाँ ये दे रखा, ये देखो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, आप लोग सुनो, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्वेश्चन सुन लो, अभी सोल्व करते हैं। एक आदर्श उष्मा इंजन में, देखो एक आदर्श उष्मा इंजन में, उसमें या उष्मा इंजन में कार्नोट प्रक्रम जो अपने बनाया था ना स्रोत सिंक, कार्नोट प्रक्रम में 227 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच निष्पादित होता है। एक आदर्श उष्मा इंजन में कार्नोट प्रक्रम 227 डिग्री सेल्सियस व 127 डिग्री सेल्सियस के बीच निष्पादित होता है, मतलब कार्य कर रहा है। उच्च ताप पर यह 10 की पावर 4 जूल उष्मा अवशोषित करता है। मतलब जो हमने बनाया था ना इधर, ये आपका कौन था स्रोत और ये आपका कौन है सिंक, इससे क्या कर रहा है ये उष्मा अवशोषित कर रहा है। इसको क्या कर रहा है उत्सर्जित, ये तो कर रहा है, इसको तो कर रहा है उत्सर्जित, इससे अवशोषित कर रहा है। कुछ कार्य बदल देगा, कुछ इसको दे देगा, तो क्या कर रहा है इससे अवशोषित कर रहा है, इसे ले रहा है कितनी 10 की पावर 4। अच्छा जी, उष्मा की मात्रा को कार्य में परिवर्तित होगी, मतलब उष्मा की मात्रा जो कार्य में परिवर्तित होगी, ये अपने को यहाँ चेक करना है। मतलब आपको पूछा यहाँ कार्य पूछा तो अभी चेक कर लेते हैं फटाफट, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, जो फॉर्मूला अपने सामने था उसको लिखते हैं और तुरंत आंसर पाते हैं। आप स्केप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा धीरे चल रहे हो, क्योंकि हर बच्चे एक जैसे नहीं होता है, बच्चों को समझ नहीं आती है फिजिक्स, इसलिए अपन थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्रोत है, इसको दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस पे, यह आपका सिंक है जिसको दे रखा है 127 डिग्री सेल्सियस पे, और इससे उष्मा जो ली गई है जो Q1 का मान है 10 की पावर 4 जूल है, इसको कुछ ना कुछ कार्य में बदला होगा, कुछ ना कुछ इधर इसने उष्मा दी होगी जो Q2 है। अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो फटाफट लिखते हैं, W/Q1 बराबर 1 माइनस का T2/T1, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, ये डिग्री सेल्सियस में इसको केल्विन में बदलो, इसको केल्विन में बदलना है तो 227 प्लस कर दो 273, मैंने ये कहा था 2 से डिवाइड कर दो केल्विन में बदल जाएगा। 7 और 3 10 शून्य, असर भाई 1 7 8 9 1 10 की शून्य, असर भाई 1 2 2 4 1 5, मतलब ये कितना आ गया 500 केल्विन। जो आपका T1 का जो मान है वो 500 केल्विन है, ये T2 है तो T2 का जो मान आएगा वो आएगा 127 प्लस का 273, 7 और 3 10 की शून्य, असर भाई 1 7 3 10 की शून्य, असर भाई 1 7 8 9 1 10 की शून्य, असर भाई 1 2 और 1 3 और 1 4, 400 केल्विन। मतलब इसका जो मान है T1 का वो तो है 500 केल्विन, इसका मान है 400 केल्विन। रख देते हैं फटाफट, इसमें W निकालना, W बराबर Q1 का मान दे रखा आपको कितना 10 की पावर 4, और इधर अगर ध्यान से देखोगे 1 माइनस T2 का जो मान है वो 400 केल्विन है, तो ये आ गया 400 बट्टा नीचे आ जाएगा 500। T1 का मान कितना है 500 है। सोल्व कर लो, बात खत्म। आपको W का मान निकालना है, जो डिवाइड में है उसको उधर भेज देंगे, चलो बाद में भेज देंगे। इसको सोल्व, 2 बिंदु से 2 बिंदु गई 5, इसका एलसीएम लोगे ना तो 5 माइनस का 4/5। अगर आपको सोल्व करना नहीं आ रहा है तो 1 माइनस का 4/5 है, इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा 5, इसके नीचे 1 एलसीएम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
1 का भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5 माइनस 5 का 5 में भाग देंगे 1, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो ये आ गया 1/5, बात खत्म। 5 माइनस से 4/5 मतलब 1/5 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से W बराबर आ जाएगा 1/5 है, इसकी डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया 10 की पावर 4, इसको 10 की पावर 4 का मतलब 1 के आगे 4 बिंदु, मतलब 1 के आगे 4 बिंदु बटा 5, 5 दूनी 10, लगभग 2000 जूल इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा, 2000 जूल आंसर आ जाएगा। गुणा भाग काटा पीटी आप देख लें कहीं गड़बड़ नहीं हो जाएगी। ये 2018 में आया क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं 2016 का क्वेश्चन। 16 में क्या क्वेश्चन दिया उसको भी देख लेते हैं फटाफट। या आप स्क्रीनशॉट ले लो से इसका देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी क्वेश्चन बता देंगे आपको। 2018 में जो आपके सामने था ये क्वेश्चन था भाई, और 16 के अंदर क्वेश्चन दिया वो थोड़ा और भी आसान दिया था। देखो बात कर रहे हैं 2016 में जो क्वेश्चन दिया, हालांकि क्वेश्चन मैंने शायद करवाए भी हैं, ये मैंने 16 वाला करवाया था, 18 वाला नहीं करवाया। 16 पेपर सोल्व किया था हमने। अब 18 वाला क्वेश्चन देखोगे, सॉरी 16 वाला क्वेश्चन क्या दे रहेगा वो देखो। 30 डिग्री सेल्सियस ताप के एक होज मतलब सिंक और 90 डिग्री सेल्सियस ताप के एक स्रोत के मध्य कार्यशील एक प्रतिवर्ती उष्मा इंजन की दक्षता निकालो। अब उष्मा इंजन की दक्षता निकालनी तो निट्टा इक्वल 1 माइनस का T2/T1 सीधा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्य चर्चा नहीं की, उसमें चर्चा नहीं की, सीधा निकालना है। अब आपको दे रखा सिंक तो दे रखा है, वो तो दे रखा कितने पर, सिंक दे रखा 30 डिग्री सेल्सियस पे, जो सिंक है वो है आपका T2। अभी डिग्री सेल्सियस ही मैंने इसको केल्विन करेंगे तो T2 इक्वल 30 प्लस का 273 ऐड करेंगे, लेकिन 273 ऐड कर दो कितना हो गया, ये तो जाएगा 3 7 3 10 की 0 सर भाई 1 2 1 3 303। तो T2 का जो मान आ गया वो T2 कितना है 303 आ गया। T1 का मान चेक कर लो फटाफट। जो स्रोत होगा वो दे रखा है 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस को अगर अपन इसमें 273 ऐड कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, केल्विन में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा T1 इक्वल 3 आ गया, और ये कितना 9 और 1 10, 16 को 9 और 1 10 और 6 16, 6 सर भाई 1 2 और 1 3 363 केल्विन है भाई। ये केल्विन बदल गया है, केल्विन बदलना मैंने कहा था आपको। अब यहाँ से निट्टा इक्वल 1 माइनस का T2 का जो मान दे रखा है 303 दे रखा है, और इसका दे रखा है 363। सोल्व कर लो फटाफट। इट्टा इक्वल इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 363 आ जाएगा। गलती जो होती है वो यही होती है, आप कंसेप्ट को समझ जाओगे, आपको फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है, मैं जानता हूँ, लेकिन गड़बड़ एग्जाम में यही होती है, आंसर गलत कर देते हो। तो इसमें इसको भाग दोगे 363 मल्टीप्लाई करोगे, कहने का मतलब सीधा 363 इतना समझते हो डायरेक्ट ध्यान। अगर ऐसा दे रखा हो ना, इसमें इसको माइनस करके इसको नीचे लिख दो। क्या लिख दो, नीचे वाली संख्या में 363 माइनस ऊपर वाली 303 बट्टा जो थी वो नीचे लिख दो 363। ये सीधा बन गया समझने के लिए, अगर 1 माइनस ऐसा हो तो ठीक है। माइनस इसका इसमें भाग देंगे तो 1 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए 303, वही आ गया सेम वैसा का वैसा। अब यहाँ बचा गया 3 में 3 गया 0 6, ये 6 आ गया, ये हो गया 60 ही आया सीधा सीधा 60 बटा 363 ये आ गया। इसको 3 में कट कर दो, 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 एकम 3 मतलब 20 बटा 121, और 20 बटा 121 इसका आंसर आ रहा है थर्ड नंबर। तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ से जो इट्टा का जो मान आ गया वो आ गया 20 बटा 121। परसेंटेज में पूछता तो ध्यान रखना मल्टीप्लाई 100 से कर देना। आपका आंसर तो यहाँ तक दे रखा है, लेकिन परसेंटेज की परसेंटेज में बताओ तो मल्टीप्लाई 100 करते आपका परसेंटेज वाला भी आ जाएगा। ये 16 व 18 में क्वेश्चन आया था जो हमने किया है, समझ गए बात को। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। आपने उष्मा इंजन देखा है और कार्नो इंजन देखा है। फॉर्मूला ध्यान रखना है, इंजन का जो फॉर्मूला बनता है ये इंपॉर्टेंट है। कार्य क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है। जो उष्मा ले रहे हैं वो Q1 है, जो दे रहे हैं मतलब उत्सर्जित कर रहे हैं, धुएं के रूप बाहर निकले वो Q2 थी। अवशोषित करना या लेना, ये इंजन को दी गई उष्मा, तीनों एक ही बात है, वो ध्यान रखना बस आपको। कार्य याद रखना, और T1 T2 क्या याद रखना। इसको केल्विन में बदलना है, नहीं आता तो केल्विन में बदलना सीख लो, 2-4 एग्जाम तो पता लग जाएगा। आज के दिन तो यूट्यूब पे पता नहीं कितने वीडियो पढ़े हैं, आपको जो भी पढ़ना है पढ़ने वाला चाहिए बस, तो बहुत कुछ पढ़ा है। जब भी मन करता है वही चीज़ आप तुरंत सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ गए ना। तो आज की क्लास को अपन यहीं कंप्लीट करते हैं, और ये अपना यहाँ इंजन का कंप्लीट। इसके बाद में अपन इसमें जो रेफ्रिजरेटर है वो भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। फिर ये एक दो लेक्चर, इसमें एक लेक्चर और होगा जिसको कंप्लीट कर देंगे। बीच में हमने जो
जो प्रक्रम थे वो नहीं देखे शायद मेरे अकॉर्डिंग, है ना, तो देख लेंगे। बाकी ऑफलाइन तो हमने करवाया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो तो करवा ही देते हैं ऑनलाइन, ठीक है ना। बाकी खूब सारे चैनल हैं, आप कहीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ो, मेहनत करो। मैंने कहा था देर से बनो मगर ज़रूर कुछ बनो, देर से बनो मगर ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, आज जो तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा दोस्त है, आज जो तुम जो समय बर्बाद कर रहे हो, और दोस्त जो पढ़ रहा है, कल जब वो कुछ बन जाएगा और फिर तुम 2-4 साल बाद में एक दूसरे से मिलोगे तो वो यही पूछेगा और बता क्या कर रहा है। पहला जो शब्द होगा, पहला जो वर्ड होगा वो यही होगा, और बता क्या कर रहा है। इससे हमें समझ में आता है कि वो हमें क्या पूछना चाहता है। 2 रुपये कमाता है नहीं कमाता है, लाइफ सेटल है या नहीं है, वही हैसियत है, वही हैसियत है। आप मतलब ये मत समझ लेना कि वो खास जान रहा है क्या हो क्या समझ, ऐसा नहीं है। हैसियत का मतलब आप क्या कर रहे हो जीवन के अंदर, आप सक्सेस हो या नहीं हो, आप सक्सेस पर्सन हो या नहीं हो, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है और आपसे कुछ नहीं जानना चाहता। उसके बाद ही पूछेगा और बताया यार स्वास्थ्य पानी कैसा है, ठीक है यार काफ़ी दिन बाद ही मिले हैं, मज़ा आ गया, ये वो ऐसे पूछते हैं बाद में। पहले वो देखता है कि ये अपने लेवल में है या नहीं है। ऐसे होते हैं, ऐसा होता है सिस्टम, वक्त बना देता है, पैसा बना देता है। तो तुम लोग भी बनो, भले ही समय लग जाएगा, लेकिन बनना है कुछ ना कुछ जीवन के अंदर, अपनी लाइफ को सेट करना है। आज जो समय तुम्हारा है ना, ये लाइफ बनाने का है। जो बच्चे 16-17 साल से स्टार्ट करते हैं तैयारी करना, तो 16-17 साल से 20 की उम्र में, 24 की उम्र में, 25 की उम्र में, वहाँ तक कुछ बन जाओ। और जिसकी उम्र आगे निकल गई तो डरो मत, कोशिश करो, आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ बनोगे। थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि आपने गैप दे दिया, इसलिए ये हो सकता है, या फिर आपको समझ लेट आई होगी, आपको समझ लेट आई होगी, समझ गए ना। कहते हैं ना कि समय और समझ जिस इंसान के जीवन में एक साथ आ गई, समझ लो बन गया। समय और समझ जिस इंसान के जीवन में एक साथ आ गई वो बन गया। क्योंकि आज आपके पास समय है लेकिन समझ नहीं है। मैं काफ़ी बार कहता हूँ ये, आज आपके पास समय है लेकिन समझ नहीं है, और जब समझ आएगी तब समय नहीं रहेगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो यही है कि अच्छा मौका है, लॉकडाउन हमने झेला है, बहुत समस्या आई है, और अगर आप तैयारी करोगे तो ये उम्र अच्छी है, आप जॉब लग सकते हो। भाई उम्र को ऐसे कोई नहीं होती है, और पढ़ने का समय भी कोई नहीं होता है। जब मन करे तभी लग जाओ, सुबह मन करे तो सुबह पढ़ो, रात को मन करे रात को पढ़ो, ये कोई नियम नहीं। कोई कहता कि 4 बजे उठ के पढ़ो, मैं नहीं कहता 4 बजे उठ के पढ़ो। आप जब आपका मन कर रहा है उसी टाइम पढ़ो। पढ़ने का मन होना चाहिए, और मन होगा तो फिर चीज़ें समझ में आएगी और मज़ा भी आएगा, और इन्जॉय करके पढ़ो सब्जेक्ट को। ऐसे नहीं है यार ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। अरे तुम्हारे सपने साकार करने के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारे जो सपने तुम देख रहे हो, डिफेंस में जाना है, लेफ्टिनेंट लगना है, सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, जो भी तुम्हारा सपना आप उसके लिए पढ़ रहे हो। उस सपने के लिए अगर वो सपना आपको सामने दिखेगा तो फिर पढ़ाई होगी, मन करेगा, और इन्जॉय इसको करो साथ में, आप ज़बरदस्ती मत करो, ठीक है ना। क्लास को यहीं पूरी करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अच्छा एक चीज़ को ध्यान रखना है, इसको शेयर करो, और आजकल सब्सक्राइब भी खूब आ रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो मेरा भी क्या है, मनोबल बढ़ रहा है, सब्सक्राइब आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन 2-4 सब्सक्राइब जैसे हो रहे हैं, और व्यू भले ही धीरे आ रहे हैं वीडियो के ऊपर, लेकिन नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, इसका मतलब लोगों तक वीडियो अपना जा रहा है, तो फिर उस चीज़ का मज़ा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को सजेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अच्छा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दिया करो, सुधार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।